हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, कम्पिटिटिव से रिलेटेड नहीं है, मगर आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हम आज बात करेंगे प्रमुख चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको पता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें होती है, जैसे कि सिरोरेखा क्या होती है, खड़ी पाई क्या होती है। जैसे कि आप कोई भी वर्ण लिखते हो, इस तरह से हम कोई वर्ण लिखते का लिखना हमें, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है का लिखने के लिए। पहली चीज़ ये, जो इसको ऊपर खींचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सिरोरेखा बोलते हैं, और जो नीचे खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। ठीक, याद रखेंगे, ऊपर वाले को सिरोरेखा और नीचे वाले को खड़ी पाई, फिर जाकर हम किसी भी अक्षर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो प्रमुख बिंदु पाए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी भी अक्षर में चार तरीके के बिंदु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसको, जैसे कि आप आके ऊपर लगाते हैं तो ये बिंदु हो गया एक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको आपने देखा होगा कि अंगा के पास, अंगा में लगता है। इसको आपने देखा होगा कि कभी कभार देखा होगा डा के नीचे लगता है, ऐसे, है ना। और इसको देखा होगा जैसे कि फाके ऐसे लगते हैं ना। तो ये इन बिंदुओं को बोलते क्या है, इनका यूज क्या है हमारे हिंदी ग्रामर में, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आपको करना क्या है कि शुरू से आखिरी तक देखना। चलिए पहले सिरोरेखा के बारे में देखते हैं। सिरोरेखा का होती है ऊपर खींची जाने वाली रेखा ना। सिरो मतलब सिर पर, है ना। रेखा मतलब जो रेखा। ठीक, तो देखिए, किसी भी वर्ण या अक्षर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को हम सिरोरेखा कहते हैं, सिरोरेखा कहलाते हैं। इसका प्रयोग कुछ वर्णों को छोड़कर सभी वर्णों में किया जाता है, जैसे 6 वर्णों में नहीं करते हैं। ठीक, उनके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, हम ये जानते हैं कि क्या होती है सिरोरेखा। जैसे का लिख रहे हैं, का में क्या है, ऊपर वाला। ठीक, पूरे वर्ण में नहीं है केवल, और ये केवल ये जो ऊपर होती है ना, जैसे इस तरह का लिखते हैं तो ये वाली जो रेखा होती है इसको हम सिरोरेखा कहते हैं। ठीक, तो ये सिरोरेखा है। गा में भी है ऊपर, जा में भी है, त्रा में भी, इसी तरह हर वर्ण में लगभग लगभग होते हैं। किन अक्षरों में पूरे वर्ण पर नहीं खींचाते उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, किन पे नहीं खींचाती है पूरी तरह से, जिन वर्णों के ऊपर घुंडी आकृति जैसी होती है ना, घुंडी जैसी आकृति होती है, उनके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने धा देखा, तो धा में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे ना, तो ये घुंडी होती है ना, तो इसलिए इस पे हम पूरे पे नहीं खींचते सिरोरेखा। क्यों नहीं खींचते, क्योंकि अगर हम इन पे रेखा खींचेंगे तो घा का उच्चारण बदलकर लोग गा समझ बैठे, वो घा समझ बैठेंगे ना, धा को घा समझ बैठेंगे। देखिए, मान लिया आपने ऐसे बनाया, इस पर आपने ऐसे खींच दिया सिरोरेखा पूरे, तो ये घा घड़ी जैसा बन गया ना। उसी तरह से ये था है, था में देखिए ये घुंडी जैसा है, इसलिए इस पर भी हम पूरे पे सिरोरेखा नहीं खींचते। भावठी है, इस पर भी हम पूरे पे नहीं खींचते। क्यों नहीं खींचते हैं, क्योंकि अगर हम इस पे पूरे पे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माँ जैसा बन जाएगा ना, माँ जैसा बन जाएगा भावठी। ठीक, उसी तरह सा शरीफा है ना, इसको अगर हम पूरे पे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, रा जैसा बन जाएगा, रा में आपकी मानता जैसा ना। इसी तरह से आप आहा पे देखते होंगे। देखिए, जैसे प्रातःकाल लिखते हैं तो प्रातःकाल दो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, मगर हम इनको दोनों पे क्या होते हैं कि दोनों पे पूरी तरह से सिरोरेखा नहीं मिलाते। देखिए, ये अलग शब्द लग रहा और ये अलग लग रहा, मगर ये हैं एक ही शब्द। तो याद रखेंगे, जो घुंडी वाले शब्द होते हैं, जो घुंडी से बनते हैं, उन पर हम सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं। ठीक, तो याद रखें क्यों नहीं करते, वो आपको मैंने बता दिया। क्योंकि अगर आप धा के ऊपर करते हैं तो वो घा घड़ी जैसा लगेगा, भा के ऊपर करते हैं तो माँ मछली जैसा लगेगा, था पे करते हैं वो भी माँ मछली जैसा लगेगा, सा पे करते हैं तो वो रारत जैसा लगेगा। ठीक, और खड़ी पाई क्या होती है, खड़ी पाई जो एक खड़ी जैसी होती है, इस तरह इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये बना है तो ये क्या होता है, आपका सिरोरेखा होती है, ये क्या होती है, खड़ी पाई। खड़ी पाई क्या होती है, देखिए सिरोरेखा के सहारे नीचे की ओर खड़ी हुई रेखा को हम खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आ से अनार में देखिए ये वाला है ना, गा से गमला में ये है, जा से जहाज में ये है, झा से झन्ने में ये है। ये भी काफ़ी वर्डों में पाई जाती है, सभी में तो नहीं कह सकती। जैसे कि आप बोलोगे सभी में, तो टा में नहीं पाई जाती, ठा में नहीं पाई जाती, डा में नहीं पाई जाती ना। उनके बारे में अलग सा वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कहोगे तो, किस में खड़ी पाई पाई जाती है और किस तरीके से वो चीज़ें यूज में आती हैं। ठीक, तो अगर आप लोग बोलोगे तो हम बना सकते हैं ऊपर, उसके बारे में अलग सा वीडियो। ठीक, चलिए अब कुछ चीज़ें देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्णों में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इनका यूज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला बिंदु होता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसके बारे में सबको लगभग लगभग पता ही होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जैसे कि आपने इसको और अयोग वाह के श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अगला है, देखिए ये इस तरफ होता है, दाहिनी तरफ होता, इसको हम पंचमा अक्षर बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बिंदु। और जो नीचे लगता है, नीचे आपने देखा होगा डा और ढा में लगता है, उसको हम ताड़नजात बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताड़नजात बिंदु। और जो इस तरफ होता है इसको हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, नुक्ता, है ना, नुक्ता। अरबी फारसी के बिंदु होते हैं जो ना,
चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का होता है जो ऊपर लगता है, ठीक, ये आपने देखा होगा अनुस्वार। देखिए यह बिंदु वर्णों के ऊपर लगता है, पहली बात तो ये सही बात है। इसे हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक श्रेणी में रखते हैं। देखिए अयोग वाक कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको पता भी होगा अयोग वाक। अगर नहीं पता तो याद कर लो भैया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अयोग वाकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2 हिंदी वर्णमाला में, ठीक, आपको कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा है, अंक और आहा, अंक और आहा। इसमें हम अंक को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक, आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो वही चीज बताया गया, हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगा होते हैं जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक, आहा को विसर्ग और अंक को अनुस्वार, ठीक। इसका प्रयोग देखिए, अनुस्वार का प्रयोग केवल और केवल 11 वर्णों पे ही किया था। कौन कौन से 11 स्वरों पर। स्वर कितने होते हैं, 11। देखिए 2 तो अयोगा होते हैं, 13 नहीं होंगे ना, स्वरों की संख्या कितनी, 11, और सभी 11 पर ही करते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं कि अंक, तो ये देखिए छोटे आप पे लगा है, इंक में, इंक पे है ना, इंक पे, मगर आप देख रहे हो यहाँ पे रा पे लगा है ना, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आपने बोला कि केवल और केवल ये स्वर पे लगते हैं, तो यहाँ पे तो वर्ण पे लगा है ना, व्यंजन पे लगा है। जैसे यहाँ पे का पे कंठ पे लगा तो ये व्यंजन पे लगा है, संजय में सा पे लगा, ये भी व्यंजन है तो व्यंजन पे लगा है ना। इसी तरह से दा पे लगा है ना। तो इस तरीके से हम तो बोल रहे थे कि केवल और केवल किस पे, स्वर पे लगता है। तो देखिए ये लगा स्वर पे ही है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से स्वर पे लगा, मगर ये देखने में क्या लग रहा है आपको, लग रहा होगा व्यंजन पे लगा संजय है ना, तो ये ऐसे लगा सन पे है ना, तो ये क्या है, व्यंजन है। तो हमने क्या बोला, केवल और केवल ये स्वरों पर ही लगता है, ठीक। तो देखते हैं, देखिए आपने वर्ण विच्छेद का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज जान लीजिए। जैसे कि वर्ण विच्छेद होते हैं, ठीक, तो वर्ण विच्छेद जैसे रंग हमने बोला, तो रंग में आपको लग रहा होगा कि क्या व्यंजन पे लगा, मगर व्यंजन पे नहीं लगता, ये कभी भी नहीं लगता। अनुस्वार केवल व्यंजन पे कभी नहीं लगता, ये केवल और केवल स्वर पे लगता, ठीक। देखिए किस प्रकार से, जैसे हम रा को, अगर रंग को हम वर्ण विच्छेद में तोड़ते हैं तो रा को कैसे, पहले रा प्लस अंक प्लस का और प्लस आ में, है ना, इस तरह से तोड़ेंगे। तो हमने देखा क्या कि बिंदी किस पे लगी है, आ पे, ठीक। भाई रंग को ऐसे लिखते, रा हलंत अंक फिर का फिर हलंत आ, इस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं। तो बिंदी किस पे लग रही है, अंक पे लग रही है ना। इसी तरह से कंठ में का फिर अंक पे फिर ठा फिर या फिर आ, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करें ना, ये आ नहीं होगा ना, ये या नहीं होगा, कंठ है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। देखिए इस तरह संजय पे देखते हैं, संजय का हम तोड़ते हैं किस तरह से तोड़ेंगे, सा फिर बिंदी, अंक की बिंदी किस पे लगी है, सा पे नहीं लगी, अंक पे लगी ना, छोटे आ पे लगी, ठीक। उसका जा या है ना, जा के बाद फिर हलंत लगाएंगे, आ कर देंगे, और या फिर हलंत लगाएंगे, आ कर देंगे। तो बिंदी हमें किस पे लगी दिखाई दे रही है, आ पे, है ना, याद रखेंगे। जैसे श्रद्धांजलि पे देखिए, श्रद्धांजलि, देखिए स्रा किससे मिलकर बनता है, सा और रा प्लस आ से, है ना, ये स्रा, क्योंकि ये क्या संयुक्त स्वर है ना। फिर आधा दा हो जाएगा, फिर ठीक है, और फिर धा धनुष हो जाएगा आधा, फिर उसके ऊपर क्या बड़े आ की मात्रा होती है। देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा पे लगा ना, है तो मात्रा पे बिंदी ना, उसका जली है ना, जा और आ और ला प्लस ई, है ना। इस तरह हम देखते हैं, ये कहीं भी आपको व्यंजन पे लगा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी ये व्यंजन पे नहीं लगाया था। कौन सा, अनुस्वार, ठीक, याद रखेंगे। तो हमने देखा कि ऊपर वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक। इसका प्रयोग हम केवल और केवल 11 वर्णों पर ही करते हैं, 11 स्वरों पर ही करते हैं, ठीक। चलिए अगले थे पंचमाक्षर बिंदु। देखिए यह वर्ण के दाहिनी ओर लगता है, पंचमाक्षर बिंदु कहाँ लगता है, दाहिनी ओर। केवल और केवल इसका प्रयोग केवल एक ही वर्ण पे किया था, कौन से, ढा, डाडलिया वाला जो वर्ण होता है, इस पे हम जब पंचमाक्षर का प्रयोग करते तो ये बन जाता है, जिसको अंगा बोलते हैं ना। अंगा कैसे लिखते जो भी है आप देख लेना, अंगा बोलते ना। ये क्या होता है, तो पंचमाक्षर बिंदु केवल किस पे लगता है, का वर्ग के 5वें अक्षर पे, का वर्ग के 5वें अक्षर पे। जैसे का वर्ग कौन कौन से होते हैं, का वर्ग होता है तो का, खा, गा, घा और उसके बाद अंगा, ठीक। तो ये लिखते हैं ना, तो इस तरह से इस पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर, तो इसे पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक। तो केवल और केवल अंगा पे लगता है, तो याद रखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। जो कि ये वाले बिंदु को हम पंचमाक्षर बोलते हैं। ये किस पे लगता है, केवल और केवल एक ही वर्ण पे, किस पे, अंगा पे, ठीक। उसके बाद ताड़न जात बिंदु के बारे में बात करते हैं। ताड़न जात बिंदु क्या होता है, जो नीचे एकदम जस्ट नीचे होता है, ठीक है, एकदम जस्ट नीचे, है ना। देखिए हमने पहले इसके बारे में बताया, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। अब इसके बारे में देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ताड़न जात बिंदु, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए इसे ताड़न जात बिंदु या फेंका हुआ चिन्ह कहते हैं, ठीक। क्योंकि ये देखिए जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो जीभ क्या होती है, बहुत तेजी से वायु को बाहर की ओर फेंकती है, ठीक, बाहर की ओर वायु को बहुत तेजी से फेंकती है। और इसका प्रयोग केवल 2 वर्णों पर किया जाता है। कौन कौन से, देखिए टा वर्ग के तृतीय और चतुर्थ व्यंजन, जैसे कि टा वर्ग के कौन कौन से, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो देखिए तृतीय व्यंजन ये हो गया, चतुर्थ व्यंजन ये होगा किस पे, डा और ढा पर, ठीक।
जिनको हम मूर्धा पहले बोलते हैं। अब ताड़नजात बिंदु का प्रयोग करते हैं केवल और केवल 2 वर्णों पर। याद रखेंगे ताड़नजात बिंदु का प्रयोग हम केवल और केवल कितने वर्णों पे, 2 वर्णों पर ही करते हैं। देखिए जब ताड़नजात बिंदु का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या लिखते हैं, अढ़ा और अढ़ा, है ना, अढ़ा और अढ़ा, है ना। तो आ से हम उनका उच्चारण करते हैं। देखिए अंग्रेजी में इन्हें फिर हम आर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर डा को हम कैसे लिखते हैं, डी एच से डा या फिर डी एच ए से ढा, है ना, डी एच ए से ढा। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं डा को कैसे लिखते हैं, डी से डा, डी एच से ढा, है ना, इस तरह लिखते हैं। मगर जब इनके नीचे हम क्या ताड़नजात बिंदु लगाए थे तो इसको हम केवल और केवल आर से प्रदर्शित करते हैं ना। अंग्रेजी में हम इसको आर से लिखते हैं, जिससे कि आजमगढ़ आपने देखा होगा आजमगढ़ लिखते हैं ना, आजम AJAMGAR। तो देखिए यहाँ पे जो डा लिया है और द्वित्व व्यंजन जो ये ताड़नजात बिंदु से लगा हुआ जो वर्ण बनता है उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए इन दोनों अक्षरों को हिंदी वर्णमाला में द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछाएगा कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन, तो यही आपको बताने। ठीक, द्विगुण जो जिनमें हम ताड़नजात बिंदु लगाए थे तो वो उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक, याद रखेंगे द्विगुण कितने होते हैं, इनकी संख्या 2। अगर क्वेश्चन पूछा था द्विगुण की संख्या कितनी है तो 2 है, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 2 ही है। कौन कौन से, अड़ा और अठा, है ना, याद रखेंगे। इनका प्रयोग जैसे आजमगढ़, शिवगढ़, इस तरीके से इनका प्रयोग किया था। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि इनसे कोई नया शब्द शुरू नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अक्षर आप इनसे शुरू करके नहीं बना सकते, ये हमेशा बीच में आएंगे या फिर लास्ट में ही आ सकते हैं। इसके अलावा ये शुरुआत में नहीं होंगे, इनसे कोई भी वर्ण की शुरुआत नहीं की जा सकती। ठीक, अगला देखते हैं। और चौथा बिंदु, देखिए हमने अभी तक क्या देखा, ऊपर लगने वाले अनुस्वार, इधर लगने वाले को पंचमाक्षर और इधर लगने वाले को हम ताड़नजात, और ये अब लगेगा जो सबसे पहले लगता है ना बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। ठीक, किसी वर्ण के पहले लगने वाले वर्ण को नुक्ता चिन्ह कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये क्या होते हैं, अरबी फारसी के चिन्ह होते हैं। इनको याद रखेंगे किसके होते हैं, ये अरबी फारसी के वर्ण माने जाते हैं। ठीक, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, ये कुल 5 वर्णों पर लगते हैं, 5 वर्णों पर इनका प्रयोग करता है। जैसे का, खा, गा, जा, फा। आपने देख रहे होंगे कि देखिए पहले लगे ना बिंदु शुरुआत में, ये बिंदु लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे ना, इन्हें ही क्या बोलते हैं हम, नुक्ता चिन्ह। ठीक, देखिए शिव प्रसाद सितारे हिंद बहुत बड़े आचार्य थे, है ना, हिंदी के। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 5 वर्ण का, गा, जा, फा, है ना, पर नुक्ता चिन्ह लगाते ही ये अरबी फारसी के शब्द हो जाते हैं। किसको हो जाते हैं, अरबी फारसी के शब्द ना। जैसे मजदूर, कागज़ और अखबार। देखिए इसमें लिखा ना कागज़, मजदूर, है ना, अखबार, है ना, अखबार, है ना। तो ये नाक से हल्की सी हवा निकलती है। ठीक, तो इनको पढ़ते समय। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और भी हम अक्षरों के बारे में कुछ और भी विशेष प्रकार के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सकें। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।